हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जनरल नॉलेज की क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम आ गए हैं गाइस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें इनके बारे में आपको बताया जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस। फर्स्ट नंबर है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति निहित होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। गाइस, थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जिसे कहते हैं, किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार के लिए। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं कब? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधित के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है तो कब? उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से। किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? तो कदाचार और अक्षमता के माध्यम से। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। गाइस, अब हम आ गए 15 नंबर पर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो AK चंदा को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है तो किसको प्रतिवेदन देता है? राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, CAG लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। 20 नंबर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो संसद की है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 23वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 24वां नंबर है गाइस, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सीएजी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए पात्र होता है, यह सही नहीं है। और सही क्या क्या है, तो उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह सही है। उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, यह भी सही है। और सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है, तो रक्षा लेखाओं का संकलन करना। गाइस, अब हम आ गए हैं 22 नंबर, और यहाँ पर संसदीय समितियों के बारे में बताया गया है, हम इसको भी कवर करेंगे। और गाइस, आप आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यह कहना चाहेंगे कि आप जब स्टडी करें तो आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर रखें और आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 मतलब 1991 में हुई। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संसद की नियम समिति के द्वारा। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों के कार्य करना शुरू किए? तो 17। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो उपर्युक्त दोनों, मतलब कि स्थायी समिति और तदर्थ समिति संसद की समितियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो उपर्युक्त सभी, मतलब प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और नियम समिति। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो प्रवर समिति। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद का किस सदन की समिति है? तो लोकसभा की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है बी और सी, मतलब कि देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और सी है संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। यह प्राक्कलन समिति का अर्थ है। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति। गाइस, अब हम आ गए हैं 14 नंबर पर, जो कि है निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो यह प्राक्कलन समिति है। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो 15 और 7 क्रमशः सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोकलेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो लोकलेखा समिति। सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोकलेखा समिति। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो लोकलेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका भी उत्तर लोकलेखा समिति होगा। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है? तो इसका भी उत्तर लोकलेखा समिति होगा। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो उपर्युक्त समिति। उपर्युक्त सभी, मतलब कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। गाइस, अब हम आ गए हैं 27 नंबर पर, जो कि क्वेश्चन नंबर है 27। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति।
29 नंबर है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। विधेयकों पर प्रबल समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20 और 10 क्रमशः सदस्य होते हैं। संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। 33 नंबर है संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी, मतलब कि विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30-15 होती है। 30 और 15 होती है। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 30 और 15 होती है। 39 नंबर है निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो कार्य सलाहकार समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। गाइज आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा, ये आपका होमवर्क है। 42 नंबर है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन है? तो केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो हैं सिर्फ और सिर्फ केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो प्राक्कलन समिति। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो 1, 2 तथा 3, मतलब कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप जो स्टडी है अपनी वो कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।